So hello everyone and guys, welcome to your another success story session where we basically talks as an aspirant to get to our toppers here. और अगर मैं आज की बात करूँ तो आज हमारे साथ हैं अक्षर जो कि ऑल इंडिया रैंक 29 है इन दी आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन। और स्पेसिफिकली अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं, क्योंकि वर्किंग एस्पिरेंट्स में बहुत बार क्या होता है, जील मिस हो जाते हैं किसी टाइम के बाद कि यार नहीं अब हो गए दो अटेम्प्ट तो रहने देता हूँ। आई थिंक ही इज द पर्सन हु विल मोटिवेट यू द मोस्ट बिकॉज 2022 में जब ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस में गए उसके बाद एक जज्बा लेके जाना कि नहीं मुझे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना ही बनना है। लगातार एग्जाम देते रहना, उसमें कुछ अप्स भी देखना, कुछ डाउन्स भी देखना, इवन सेबी, पीएफआरडी, आईएफएससी, काफी जगह पे जाके इन्होंने इंटरव्यू राउंड तक गए हैं, मतलब फाइनल राउंड तक गए हैं। और फाइनली जो इनका एक गोल था टू बिकम द आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, इट हैज नाउ बीन फुलफिल्ड। सो वेलकम अक्षर टू द सेशन। Thank you, sir. Thank you for the warm welcome. सो अक्षर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि अगर मैं थोड़ा सा आपके बारे में, आप स्टूडेंट्स को अपने बारे में बताएं कि आपने किस फील्ड में ग्रेजुएशन किया था और कब आपने थॉट किया कि मुझे इस बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ जो है थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट करना है। Uh, I have completed my graduation in 2020 from Birla Institute of Technology. So after my college completed, I joined PwC in the field of technology consulting. But we know that COVID was there, so I only got to experience the work from home over there. So after a certain amount of time, I was losing interest in the job over there. So my parents suggested me to move towards the banking and the insurance industry. So being a PSU, it had several job security perks. So I started giving examination for the banking sectors and the insurance sector as well. So during the year 2022, after leaving my job at PwC, I was able to clear IBPS PO, SBI PO, RRB PO, and NISCL AO. So during my preparation stages only, I got to know about this RBI Grade B examination, and it was then only that I decided that I'll appear for this examination with all the might that I can. So since I had left my previous job, so I began my career at New India Assurance Company Limited as an AO, and then I was continuous in my preparations for the time being. तो अक्षर, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, बिकॉज जब आपने सोचा कि आई वांट टू बिकम एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, जनरली स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूँ कि बैंकिंग इंडस्ट्री में दे हैव एन इंटरेस्ट, तो वो बैंकिंग इंडस्ट्री में पहले आते हैं कि चलो चाहे आईबीपीएस पीओ हो जाए या आईबीपीएस क्लरिकल लेवल का पेपर हो जाए, उससे हम आरबीआई की प्रिपरेशन करें, बिकॉज कहीं ना कहीं हम बैंकिंग इंडस्ट्री के इन टच रहेंगे। यू हैव क्लियर्ड ऑल दिस एग्जामिनेशन, यू हैव क्लियर्ड आईबीपीएस पीओ, यू हैव क्लियर्ड एसबीआई पीओ, एंड देन यू हैव क्लियर्ड एनआईएसएल एओ ऑल्सो। तो वो डिसीजन जो आपने पिक किया कि नहीं मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं जाना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जाना है, एक तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को समझाओ कि वो रीजन क्या था। और दूसरा ये था कि हैव यू एवर फेल्ट कि जब मैंने आपने वो डिसीजन लिया कि यार मतलब मैं थोड़ा रिस्क फैक्टर पे तो नहीं जा रहा कि मैं लाइन किसी और में जा रहा हूँ, ड्रीम मेरा किसी और लाइन में है, ठीक है, और ये तो नहीं कि मेरा जो ड्रीम है कहीं वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, या फिर आपने सोचा था कि नहीं मुझे एक और चीज भी एक्सप्लोर करनी है? सर वो एक्सप्लोर करने वाला ऑप्शन तो नहीं था, पर वही है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में मतलब लोगों को उतना अवेयरनेस और नॉलेज भी नहीं है। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी बहुत प्रेस्टिजियस कंपनी है, और मैंने काफ़ी पता किया था उसके बारे में भी। जैसे डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स होते हैं, तो ये भी DSII है। तो तब मैंने थोड़ा कंपैरिजन किया था। ऑफ कोर्स बैंक्स दे आर बेटर नोन, और लाइक उनका थोड़ा सोशल रिकॉग्निशन ज़्यादा होता है। पर उस समय मैं ये वे किया कि अगर मुझे प्रिपरेशन करनी है RBI ग्रेड बी की या कोई भी और रेगुलेटरी बॉडी की, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होगा। तो वो थोड़ा जो वर्क लाइफ बैलेंस और जो पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए होता है, वो मैं देखा कि वो थोड़ी बैंकिंग इंडस्ट्री में थोड़ी कम हो जाएगी। वहाँ पे ऑल्टरनेट सैटरडेज वर्किंग होते हैं, और थोड़ी लेट वर्किंग आवर्स वाली कल्चर भी है वहाँ पर। ये मैंने फाइंड किया कि ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम्स नहीं है, तो मैं एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस लेकर के चल सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ज्वाइन किया, और और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर रह करके अपनी प्रिपरेशंस को जितना हो सका मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश की। तो जैसा आपने तो बोला फिर कि
हाँ, सॉरी मैं हाँ थोड़ा सर, सा। कोई बात नहीं सर। जी। तो उसमें उसमें ये था कि सर ऑफ कोर्स इंडस्ट्री डिफर कर जाती है, पर आरबीआई सिर्फ मतलब एक ऐसी बॉडी नहीं है जो सिर्फ मतलब बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना उसका एक डोमेन है। पर आप जानते ही हैं कि आरबीआई के बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं। तो वो मैंने अपने लाइक जर्नी में, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी रिजर्व बैंक का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो वो आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी रह करके लाइक आप उसके बारे में अवेयर होते हो। तो वो मुझे एक नया एक्सपोजर मिला उस रिगार्डिंग, और मैं अपने प्रिपरेशंस को भी थोड़ी टाइम दे पाया। तो इस तरीके से चीजें काम। तो जैसा आपने बोला कि वर्क कल्चर, जैसे आपने अभी डिस्कस किया, थोड़ा सा बताओ कि मतलब जो वर्क कल्चर है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, ठीक है, वो किस तरह का, और हाउ मच टाइम अ स्टूडेंट कैन गेट, बिकॉज देयर विल बी मेनी एस्पिरेंट्स जो कहीं ना कहीं जैसे आईआईटी के एग्जाम है, या फिर कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो अभी बिल्कुल अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो ऑफ द थिंक कि सर मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ताकि कहीं ना कहीं जो एक सुकून होता है ना पहला कि यार एक जॉब है, उसके बाद मैं अपने गोल की तरफ जो है ज्यादा डेडिकेटेडली फोकस कर सकता हूँ। तो हाउ इज द वर्क लाइफ बैलेंस इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री? सर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप या तो असिस्टेंट या एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ज्वाइन करते हो। तो जो चार पीएसयूज हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, उसमें लाइक सबकी पे स्केल लाइक एक एसबीआई पीओ के सैलरी के इक्विवेलेंट ही रहती है। और इनफैक्ट बेसिक वगैरह लाइक एक एसबीआई पीओ से ज़्यादा ही है, या इवन लाइक आईबीपीएस पीओ के किसी भी बैंक से ज़्यादा ही है। तो अगर कोई परक्विसिट्स के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें तो इट्स अ जॉब विच इज ऑन द सिमिलर ग्राउंड। पर वही अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में देखते हो तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसा है कि लाइक यू विल हैव डेज व्हेन यू विल हैव टू लाइक गिव मोर आवर्स टू योर जॉब। पर ऑल इन ऑल ऐसा नहीं है कि ये साल भर लाइक ऐसे ही रहेगा। बैंकिंग इंडस्ट्री का उतना डेप्थ में मुझे लाइक पता नहीं है, पर लाइक जितना पता है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे लाइक एक कल्चर ही है कि लाइक आप थोड़ी लेट सीटिंग तो आप करते ही हो ना एवरीडे बेसिस। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सर ऐसा नहीं है। मतलब कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होंगे हेड ऑफिस में जहाँ पे ये रिक्वायरमेंट हो, पर रेगुलर बेसिस पे लाइक आप 6 बजे तक या 6:30 बजे तक यू आर फ्री फ्रॉम योर वर्क। तो लाइक आप अच्छा कर रहे हो, आप काम भी अच्छा कर रहे हो, आपको अच्छी सैलरी भी ऑफर कर रहे हैं, और आप अपने लिए भी टाइम स्पेयर कर सकते हो। तो ये फैक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। थोड़ी मतलब सोशल रिकॉग्निशन कम है, पर आई डोंट थिंक कि वी शुड ओनली लाइक फोकस ऑन दैट। आप अगर आप उस समय मुझे याद है मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि लाइक बैंकिंग सेक्टर और लाइक एसबीआई ब्रांड नेम एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने थोड़े वो भी डाउटफुल थे, ऑफ कोर्स दे थिंक द बेस्ट फॉर मी। तो तो उन्होंने भी ऐसे सजेस्ट किया था। तो मुझे एक बात याद आ रही है जो मैंने उनसे कहा था कि मैंने उनसे कहा था कि शेर अगर एक कदम पीछे चला जाए तो उसका ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि शेर डर गया है। कभी कभी शेर लंबी छलांग लेने के लिए भी एक कदम पीछे लेता है। बस वो भरोसा खुद पे रखना होता है, और आपने क्या डिसीजंस क्यों लिए, क्या सोच करके लिए, ये आप सबको हमेशा जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। पर आप अगर जानते हो और आप उस पर अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हो तो फिर भगवान भी देख रहा होता है। नहीं नहीं, you said a very good thing, and I think that's a good thing, because insurance industry is always is also an equivalent to banking industry, because उसमें भी अब काफी ज्यादा गवर्नमेंट काफी इन्वॉल्व हो रही है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी। तो अब जैसे जब आपने बोला कि मैंने प्रेपरेशन जर्नी स्टार्ट की, सो इन 2022 यू हैव वन थिंग सिक्योर्ड, दैट यू हैव नाउ अ गवर्नमेंट जॉब, एंड नाउ योर गोल दैट यू हैव बिलीव्ड इन कि मुझे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है। अब थोड़ा सा उस जर्नी की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे सबसे पहले बताओ कि व्हेन यू थॉट अबाउट दिस एग्जामिनेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, वर यू अवेयर अबाउट दैट थिंग कि यार आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम किस तरह का होता है, या किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, और फ्रॉम वेयर यू हैव हर्ड, बिकॉज जनरली क्या होता है कि अगर हम, एक होता है ना कि बस सुन लिया कि यार एग्जाम देना है, टेस्ट करके देख लेते हैं कि होना है कि नहीं होना, बट एक मतलब एक होता है कि स्टूडेंट कहता है कि मुझे करना ही आरबीआई ग्रेड भी है, जो आपका गोल था कि मुझे करना ही आरबीआई ग्रेड भी है। तो हाउ यू कम टू दैट पार्ट कि मतलब कैसे आपको उसके बारे में पता लगा, और कैसे आपने फैसला लिया कि नहीं यार यही मेरा अल्टीमेट गोल है जो मुझे करना है? सर जब मैंने इनिशियली जब बैंकिंग सेक्टर में की प्रिपरेशन शुरू की, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर की, तो उस समय मतलब मैं अवेयर हुआ कि एक ऐसी एग्जामिनेशन होती है। ऑफ कोर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवरीबडी एवरीवन नोज, बहुत पहले से ही हम्म। नोट पे नाम सब करके आता है तो सब कोई जानते हैं। पर लाइक
कैसे आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो सकते हो, किस लेवल पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सब लाइक जब मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू की तब मुझे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हुआ। और फिर मैंने काफ़ी रिसर्च किया उस पे यूट्यूब के ऊपर कि लाइक क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मुझे पता चला कि दो पोजीशंस पे लाइक आप एंटर कर सकते हो रिजर्व मैन, एज एन असिस्टेंट एंड एज एन ग्रेड बी मैनेजर। तो ग्रेड बी मैनेजर में ये था कि सीट्स काफ़ी कम आ रही थी और मैंने ये देखा कि काफ़ी ऐसे लोग जो मतलब काफ़ी वर्क एक्सपीरियंस कैरी करते हैं अपने साथ, वो लोग भी इंटरव्यू में अपियर कर रहे हैं। काफ़ी यूपीएससी कैंडिडेट्स भी आते हैं। तो उस समय सीट्स भी कम थी, काफ़ी निकलती थी। तो उस समय मुझे लगा कि एक जॉब सिक्योरिटी होने के लिए ऑफ कोर्स इट्स एनी गिवन डे बेटर कि आप घर पे रहो, फुल टाइम डिवोट करो किसी एग्जामिनेशन को और प्रिपेयर करो। पर सिंस आई ऑलरेडी लेफ्ट माय प्रीवियस जॉब, तो मुझे ये भी था कि एक जॉब भी चाहिए। तो उस समय ही मैंने पता कर लिया था एग्जाम के बारे में। और फिर मैंने उसी ईयर एग्जामिनेशन के लिए मैं अपियर भी हुआ था, जिस ईयर मेरी यहाँ इंडिया में जॉब हो गई थी। तो उस ईयर मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था और मतलब मैंने मेंस के लिए कुछ भी स्पेसिफिकली पढ़ा नहीं था। तो प्रीलिम्स मेंस के बीच में एक महीने का टाइम था और उसमें मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगे या जो भी मैं गाइडेंस ले पाया थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू ऑल द कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने प्रिपेयर किया एंड लाइक आई वाज शॉर्ट ऑफ 15 मार्क्स एट दैट टाइम फ्रॉम द मेंस कट ऑफ। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि लाइक इट्स डूएबल, आप कर सकते हो अगर आप अच्छे से फोकस करो, सही रिसोर्सेज पे ध्यान लगाओ, तो इवन दो आप वर्किंग एस्पिरेंट हो आप कर सकते हो। तो मतलब अगर जैसे आपने बोला कि मैंने 22 में अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए आई थॉट कि चलो लेट मी गिव दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। बट अगर आप आज अगर आप एनालाइज करते हैं अपने 2022 वाले एग्जामिनेशन के हिसाब से, सो व्हाट विल यू एडवाइस टू अ पर्सन जिसका गोल है एंड व्हेन ही इज गिविंग दिस एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसको क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली यू माइट हैव आल्सो लर्न समथिंग्स कि जैसे अगर मेरा गोल ही है कि मुझे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है और मैंने ये जॉब भी ली है, इन दैट थिंग कि मेरा एक जो माइंड से प्रेशर है थोड़ा सा जॉब वाला वो हट जाए, तो कौन सी चीजों पे स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए, स्पेसिफिकली दोस्त जो कि वर्किंग एस्पिरेंट भी अभी बिल्कुल जॉब में गए हैं एंड दे आर एस्पायरिंग आरबीआई ग्रेड भी? सर मेरा मानना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट किसी भी कैंडिडेट का ना मोस्ट प्रीशियस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अटेम्प्ट होता है। मैंने उस समय जब एग्जामिनेशन दिया था तो आई वॉजेंट एट ऑल प्रिपेयर्ड। जैसा मैंने बताया कि मैंने मेंस की भी प्रिपरेशन वो जो एक महीने इंटरवल थी उसमें की थी। पर जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो बहुत प्रेशियस होता है। तो कैंडिडेट्स अगर 6 महीने 8 महीने पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दें एग्जामिनेशन के, तो उनके लिए बहुत एज हो सकता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जामिनेशन क्लियर कर सके। क्योंकि डिफिकल्टी एग्जाम की हर साल उतनी ही रहेगी या ग्रेजुअली बढ़ती है, पर आपके प्रिपरेशन अगर उस थ्रेशोल्ड लेवल को मीट कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। तो आप जैसा कि आरबीआई के बारे में लोग जानते ही हैं कि ये 3 स्टेजेस में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। तो तीनों स्टेजेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट है और यही इस एग्जाम की ब्यूटी भी है कि लाइक अगर आप उनके रिक्वायरमेंट्स को आप परसीव कर पा रहे हो कि वो क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं हर लेवल पे, तो आप उस अकॉर्डिंगली मेहनत कर सकते हो उस तरफ लाइक डायरेक्ट करके खुद को आप। तो वही है कि लाइक स्ट्रैटेजीज चेंज होते रहती हैं फेज वाइज। प्रीलिम्स के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी पकड़नी पड़ेगी, मेंस के लिए भी एक स्ट्रैटेजी पकड़नी पड़ेगी और इंटरव्यू के लिए अलग स्ट्रैटेजी पकड़नी पड़ेगी। तो अभी जब हम लोग डिस्कस करेंगे फेज वाइज तो वी कैन लुक अपॉन दैट। जी। So then 2022 get over, 2023 you were not able to give this examination because of your professional commitments, ठीक है जी। Then come the examination of 2024, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं जो जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ डिप इन अ जर्नी आया, बिकॉज आपने 22 का एग्जाम दिया, जैसे अभी आपने बोला कि अब आपको पता लग गया था कि एग्जाम किस तरह से कंडक्ट होता है, बिकॉज यू हैव सीन 2 phases, ठीक है। एंड यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, आपने फेज 2 की तैयारी भी की, ठीक है ना, इन दीज ईयर्स। नाउ आई वांट टू हेयर फ्रॉम यू कि 2024 का जो साल था उसने आपको क्या सिखाया और क्या एक ऐसा आपको झटका लगा कि जो आपको लगा कि यार ड्रीम तो है बट थोड़ा सा अभी भी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी? सर जैसे मैंने 2022 में एग्जामिनेशन दिया था और मैंने ये देखा था कि लाइक मेरे फेज 1 में लाइक मैं क्वालिफाई कर पाया था, इवन तो मैंने कम दिनों की प्रिपरेशन की थी। तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरे रीजनिंग एंड मैथ्स के एंड इंग्लिश के ये तीनों के स्किल्स अच्छे हैं।
तो मैं अगर जीए पे फोकस करूँ तो मैं प्रीलिम्स इजीली कर पाऊंगा। और इस बार मेरा ऐसा गोल था 2024 में कि लाइक आई हैव टू मेक इट थ्रू। ऑल्दो सीट्स में लाइक काफी डिप आ गया था 2024 में कंपेयर टू 2022। तो सीट्स में काफी डिप थी, पर मेरे को लगा कि लाइक आई कैन डू दिस। और मैंने जो एक ईयर मैंने एग्जाम नहीं दिया था, उस दौरान भी मैंने मतलब बीच में अपनी पढ़ाई कंटिन्यूटी मेंटेन की थी कहीं ना कहीं। तो मैंने अपने स्टैटिक क्वेश्चंस लाइक कवर कर लिए थे एडुटैप के समरी शीट, और भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं उनको रेफर करके हाईलाइट करके मैंने अच्छे से स्टडी नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। तो मैं 2024 के अटेम्प्ट के लिए मेंस पे ही लाइक टारगेट करने लगा। और मैंने मेंस के लिए जो करंट क्वेश्चन होते हैं, जो ईएसआई के क्वेश्चंस होते हैं, आरबीआई नोटिफिकेशन होते हैं, उनको मैंने प्रीलिम्स के पहले ही लाइक जितना प्रीलिम्स के पहले का था कंटेंट वो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया था। और फिर मैंने प्रीलिम्स के पहले कुछ मॉक इंटरव्यू दिए, कुछ मॉक लगाए, मॉक सेक्शनल मॉक्स लगाए थे रीजनिंग एंड मैथ्स के। फिर जब मैंने एग्जाम दिया सर, तो लाइक एग्जाम मेरा ठीक ग्राउंड पे गया। उस समय 2 फेज में एग्जाम होते थे 2024 में, और उनकी डिफिकल्टी लेवल वेरी कर जाती थी। तो इस कारण नॉर्मलाइजेशन भी होता था, स्टूडेंट्स भी कंप्लेन करते थे। तो मैंने एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम ठीक गया था और मुझे लगा कि हो जाएगा, क्योंकि मैंने जीए काफी अच्छे से पहले से प्रिपेयर करके रखा था। तो जब एग्जाम के रिजल्ट्स आए तो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। और मतलब मेरे प्रीलिम्स के जो फाइनल कट ऑफ होते हैं उससे लाइक 15-20 मार्क्स ऊपर थे। पर मेरा मैथ्स में जो सेक्शनल कट ऑफ था उससे 1 मार्क्स कम रह गए थे। तो वो थोड़ा सा सेटबैक था। मतलब मैथ्स में मैंने सेक्शनल कट ऑफ करने लायक अटेम्प्ट्स करके आए थे, पर शायद कहीं माइनर मिस्टेक्स हो जाते हैं कभी कभी, तो 1-2 क्वेश्चन गलती हो गए थे। तो उस कारण मेरा प्रीलिम्स वहां पर रुक गया। तो वो थोड़ा सा एक सेटबैक लगा था। बट गोइंग अहेड विद इट, फॉर्चुनेटली उसके बाद और रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशन आने लगे। तो रादर देन डेल्विंग इनटू एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, मैंने अपनी स्टडी साइकिल और पढ़ाई की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन लिए उस ईयर। तो इसी चीज को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। अक्सर जो हम बात कर रहे हैं कि आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट ही हैज सेड के, और स्पेसिफिकली अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, ये अगर 1 साल नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर कई बार माइंड में हो सकता है कि यार अच्छा प्रीलिम्स तो क्रैक हो गया था शायद, या मैं इंटरव्यू स्टेज तक गया था, बट प्रीलिम्स तो शायद मैं कर ही लूंगा। तो आई थिंक ही हैज अ थिंग के बिकॉज बहुत बच्चे जीए से घबराते हैं कि जीए में कहीं मेरे कट ऑफ या मेरे मार्क्स ना कम हो जाए, बट बिकॉज क्वांट वाज हिज गुड सब्जेक्ट, ही गो विद दिस इंटेंशन कि चलो जाते हैं। बट आई थिंक कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग यही निकल के है कि आप सबके लिए सबसे पहला काम है सेक्शनल कट ऑफ निकालना। बिकॉज अगर आप 15-16 नंबर ऊपर भी थे और आपका सेक्शनल कट ऑफ ना निकले, चाहे 0.5 से ना निकले, इट रियली कैन कॉस्ट यू। सो आई थिंक दैट्स अ गुड लर्निंग दैट मेनी एस्पिरेंट्स कैन टेक फ्रॉम हिम। नाउ और कमिंग अभी फॉरवर्ड। जी जी बोलिए। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आने ही वाला है, तो फिर मैं कैंडिडेट्स को यही सजेस्ट करूंगा जो अभी अपियर होने वाले हैं, कि किसी भी फेज को लाइक आप लाइटली मत लो। आपके सब्जेक्ट्स अच्छे होंगे, पर अगर अच्छे भी हैं तो आप प्रीलिम्स के पहले लाइक थोड़े मॉक्स दे दो, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी श्योरिटी भी बढ़ेगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर रहे हैं वो तो कितने भी नंबर में हो सकते हैं, पर प्रीलिम्स 10 टाइम्स कैंडिडेट्स ही क्लियर कर पाएंगे जितनी सीट्स हैं। तो ये यहाँ पर एक कंपटीशन है, ये आपका एब्सोल्यूट टर्म्स में मार्किंग नहीं हो रहा है, एक कंपटीशन है। तो आप अपना आपको बाकी लोगों से अच्छा करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे कट ऑफ भी करना है। I think that's a good thing that he has shared for now the aspirants who is going to go into the examination this year. अब बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि मैं शायद वो फीलिंग इसलिए भी ज्यादा डीप में नहीं गई बिकॉज यू आर गोइंग विद अदर एग्जामिनेशंस आल्सो। सो इन दैट सेम ईयर यू हैव गिवन द इंटरव्यू ऑफ सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीआई, ठीक है। सो टेल मी कि अगर जैसे यहाँ पे भी एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि मतलब मैंने होता है कि जैसे मैंने बोला कि यार आरबीआई ही मैं आरबीआई ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो शायद बाकी रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन पे ना मैं इतना फोकस भी नहीं करता कि नहीं यार इससे भी क्यों दूं या मैं पीएफआरडी क्या दूं। तो आपको अगर आप एक एस्पिरेंट को एडवाइस है तो व्हाट शुड बी हिज स्ट्रेटेजी, क्योंकि ऑब्वियसली यार इट्स एग्जामिनेशन, नोबडी नोस एग्जाम कैसा आएगा, एंड समवेयर लक आल्सो मैटर्स, समवेयर योर हार्ड वर्क एंड लक बोथ मैटर्स। तो क्या एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर आप एक एस्पिरेंट हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन को टारगेट कर रही हैं? सर जैसा कि मैंने जब एग्जाम दिया, मेरी फोकस भी क्लियर था कि मुझे रिजर्व बैंक में जाना है। पर जैसे उस ईयर मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला,
तो अगर उस समय मैं अगर वेट करता तो वो टाइम पीरियड मेरे लिए शायद भारी पड़ सकता था, क्योंकि मैं एक वर्किंग एस्पिरेंट था। तो अगर मैं अपनी पढ़ाई में रेगुलरिटी छोड़ देता तो मैं घर आता, मैं रेस्ट करता, और अगर मैं उस जोन में चला जाता तो शायद मैं वापस से नेक्स्ट अटेम्प्ट या नेक्स्ट साइकिल देने के लिए उतना एफिशिएंट नहीं रह पाता। तो rather than delving into any kind of negativity, मैं सोचा कि मैं और भी रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम में अपियर होता हूँ। और वो काफी रेगुलेटरी बॉडीज के लिए एग्जाम पैटर्न भी सिमिलर होती है और सिलेबस का काफी पोर्शन मैच करता है। तो मैंने उसको वैसे ही लिया कि वो मेरा एक तरह से रिवीजन एंड रिवीजन भी हो जाएगा और मैं पढ़ाई के टच में रहूंगा। तो फिर मैंने सेबी के एग्जामिनेशन दिए, वहाँ मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा। उसके बाद IITA हुआ, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे ही हुआ था। तो वहाँ पे भी मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा। तो मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू लाइक मेंटेन की कि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और इंटरव्यू में भी मुझे अच्छे मार्क्स मिले, मतलब तीनों रेगुलेटरी जो और अदर 3 रेगुलेटरी बॉडीज है सब में मुझे 80% अबव मार्क्स मिले। पर फाइनल सिलेक्शन में यही था कि लाइक मेंस पे जो कट ऑफ होते हैं उससे आपके मार्क्स काफी ज्यादा होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है फाइनल लिस्ट में, क्योंकि बाकी रेगुलेटरी बॉडीज में 15% का वेटेज दिया जाता है या 25% का वेटेज दिया जाता है इंटरव्यू का। तो फिर आरबीआई के टाइम पे ये मुझे पता लग गया कि यहाँ पे इंटरव्यू कैन ब्रेक और मेक योर इंटरव्यू, कैन मेक और ब्रेक योर लाइक फाइनल सिलेक्शन। तो मेरा यही था कि लाइक इंटरव्यू फेस करना, उसकी प्रिपरेशन करना, उसमें कैसा कॉन्फिडेंस एंड कंपोजर मेंटेन करना, ये सब मैं लाइक ऑलरेडी उस फेज ऑफ प्रिपरेशन से मैं सेल थ्रू कर चुका था ऑलरेडी 3 बार। तो फिर वो मेरे काफी काम आया जब इस साल मैंने आरबीआई के इंटरव्यू में अपियर हुआ। ठीक है। अक्षय, जो आपने पॉइंट बोला बड़ा अच्छा था कि मैं डेल्व आउट होना चाह रहा था अपनी प्रिपरेशन से, बट बीइंग अ वर्किंग एस्पिरेंट देयर आर मेनी वर्किंग एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस रेगुलेटरी बोर्ड एग्जामिनेशन, और चीज़ों को मैनेज भी करना है। देखिए, इट्स समथिंग, इफ यू आर इन अ जॉब सो यू हैव टू डेडिकेट योर टाइम देयर ऑल्सो, उसके साथ साथ अपनी प्रिपरेशन में भी टाइम करना है। सो आई रियली वांट टू फ्रॉम यू दैट what should be a guidance or what should be the routine for a as working aspirant, जो उनको मतलब 2-3 पॉइंट्स ऐसे हो कि यार ये अगर आप जो मर्जी हो जाए पर ये 3 चीजें तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलेटरी बॉडी से एग्जाम को क्रैक करूं। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लाइक जो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आपके पास एक फोकस, आप जो 3 चीजें पूछ रहे थे, एक तो फोकस होना चाहिए कि लाइक आपको क्या करना है, तो उसके लिए आप गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज बनाते हो। पर ये है कि लाइक जो वर्किंग एस्पिरेंट्स है उनको साथ साथ में एक फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखनी पड़ती है, क्योंकि किसी दिन आपके वर्किंग आवर्स ज्यादा एग्जॉस्टिंग भी हो सकते हैं, कभी वर्कलोड भी ज्यादा हो सकता है। तो आप उससे डिसअपॉइंट नहीं हो सकते हो कि मेरा ये गोल था आज के दिन का या कल के दिन का और मैं उसको नहीं अचीव कर पाया, क्योंकि वो आपकी मोटिवेशन को फिर नीचे करती है। तो आपको फोकस रखना है कि लाइक मेरा ये गोल्स है, मेरे ये स्ट्रैटेजीज हैं, पर एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा। और रूटीन तो आपको एक फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो रूटीन के लिए ये था कि लाइक आप मॉर्निंग में थोड़ा पहले उठ सकते हो, वो टाइम आप अपने पढ़ाई को डिवोट कर सकते हो। फिर आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस आप थोड़ा देर रिलैक्स करो और सोने के पहले या बिफोर डिनर भी आप थोड़ा टाइम पढ़ाई करो, और लाइक जल्दी सोने की कोशिश करनी चाहिए सो दैट आप वापस से सुबह फ्रेश होकर के फिर पढ़ाई कर पाओ। पर यही है कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन में अपनी रखनी पड़ेगी, नॉट एवरी डे इज द सेम। और जिस दिन आपको टाइम मिले, वीकेंड्स वगैरह या कोई हॉलीडेज पड़ रही है बीच में, उस दिन आपको थोड़े ज्यादा आज पुश करने चाहिए। तो एकदम एक स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं है कि इतने घंटे आप डेली पढ़ो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर अगर आप सिंसियर हो तो आपको पता है कि आपको क्या कवर करना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप अडेप्ट करते हो, प्रायोरिटाइज करते हो चीजों को पढ़ाई की। दिस विल वर्क। सो अक्षर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसी कंटेक्स्ट में है कि अगर मैं बात करूं, जैसे आप भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री से हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना किसी किसी फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं एंड दे ड्रीम ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन। तो क्या अगर मैं बात करूं हमारे वर्किंग रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें रिलेट करती हैं हमारे एग्जाम से जिसपे अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसपे आप फोकस कर सकते हैं अपने रूटीन में भी, बिकॉज रूटीन के बाद तो आपको एक रूटीन बनाना ही है आफ्टर वर्किंग आवर्स, बट वर्किंग आवर्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप वहीं पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यस सर, डेफिनेटली ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आप अगर एक वर्किंग एस्पिरेंट हो तो आप, जैसे मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की लाइक करंट हैपनिंग्स
और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो रेगुलेटर है IRDAI, तो उन वो कुछ सर्कुलर वगैरह या वो कुछ अगर ऐसा रेलेवेंट न्यूज देकर के आते थे, तो उसके बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा इंसाइट्स रख पाता था, जो एक नॉन वर्किंग एस्पिरेंट है उनके कंपैरिजन। तो ये है, और साथ ही साथ अगर आप न्यूज़पेपर डेली कवर करते हो तो वो आपको एक बहुत हेल्प करता है, तो वो आप बेसिकली कवर कर सकते हो, उससे आपको फाइनेंशियल टॉपिक्स और एक नो अबाउट चीज़ों की वो बहुत आपका हेल्प करता है। अब अगर कोई बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा तो उसको डेफिनेटली बैंकिंग रिलेटेड नॉलेज काफ़ी अच्छी हो गई होगी उसकी, तो इंटरव्यू स्टेज में वो काफ़ी काउंट करेगा उसके लिए। और सर बट आरबीआई पैनल ऐसे होते हैं, आरबीआई पैनल मेंबर्स के लिए वो अच्छा मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं बाकी कैंडिडेट्स को भी, तो बाकी कैंडिडेट्स को यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि लाइक उनको कोई एज नहीं है या कुछ डिमेरिट है, तो दोनों दोनों तरफ से इक्वल अपॉर्चुनिटी। एंड वन क्वेश्चन वो जो आई थिंक जिसके लिए मुझे हर वर्किंग एस्पिरेंट पूछेगा, सर आपने क्यों नहीं पूछा, दैट इज किसी दिन जैसे आपने बोला बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिंग वर्किंग एस्पिरेंट ये होता है कि जिस दिन बहुत ज्यादा आप ऑफिस से थके हारे आते हो, या फिर कोई ऐसे डेज होते हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आज नहीं हुआ, जैसे आपने आपने खुद बोला कि बहुत दिन आप वर्कलोड होगा तो वो काम नहीं होगा, तो ऑन दैट डे हाउ टू गेट योर सेल्फ रिलैक्स ऑल्सो, बिकॉज आप पहले एक जॉब ऐसे में बैठे हो, पहले सुबह 9 से 6 काम करना, घर पे आके एक पढ़ाई की टेंशन लेनी, तो आपको क्या लगता है कि टेंशन लेके पढ़ाई करके ज्यादा बेनिफिट होता है, या रिलैक्स माइंड से वर्किंग स्टूडेंट को पढ़ाई करनी चाहिए? सर टेंशन लेकर के तो पढ़ाई करने से कुछ नहीं मिलेगा कभी भी, आप एग्जॉस्ट जल्दी हो जाओगे। आपकी सिंसियरिटी है तो आप टॉपिक्स कवर कर लोगे, कब करना है वो आप डिटरमाइन कर लोगे, टाइम निकाल लोगे। और आप अगर टेंस हो तो आप उतना फोकस नहीं कर पाओगे, आप ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे। एग्जाम के कुछ दिन पहले अगर टेंशन हो रही है तो अच्छी बात है, पर अगर काफ़ी पहले से ये आप फेस कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और अपने आप को रिवायर करके फिर एग्जाम के प्रिपरेशन में लगना चाहिए। तो वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाती है, आप रिटेन करोगे ज़्यादा चीज़ों को, समझ पाओगे ज़्यादा अगर आप टेंशन में नहीं, ये काम करेगा। और कोई एक हॉबी होनी चाहिए इंसान की कि जिस दिन ऐसे आप बहुत फ्रेश फील नहीं कर रहे हो या थोड़े थके हुए हो, आप कुछ ऐसा कर पाओ जिससे आपको अच्छा फील होता हो, ताकि आप वापस से अच्छे शेप में जाओ। तो मेडिटेशन कैन बी वन थिंग, रीडिंग बुक्स कैन बी वन थिंग। मेरे केस में लाइक आई लव डूइंग म्यूजिक, तो मैं घर आकर के फ्लूट या गिटार प्ले कर लेता था, और वो मेरे लिए लाइक काफी रिलैक्सिंग हो जाता था। अगर मैं 15 मिनट्स हाफ एन आवर प्ले कर लिया तो फिर मैं वापस पढ़ाई करने बैठ सकता हूँ, मैं इतना फ्रेश फील करता था। मेरे लिए ये काम करता था। कुछ लोगों के लिए पेंटिंग, कुछ लोगों के लिए जिम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आपके एग्जामिनेशन जर्नी ऑफ 2025 के ऊपर, थोड़ा फेजेस की बात करते हैं। इफ आई से हियर अक्षर, देखिए अगर हम बात करें 2020 आरबीआई एज अ एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी, फेज वन तो हम लोग जो पिछले 3 साल से देख रहे हैं, बी 2023, 2024 और 2025। सो फेज वन इज नॉट एन आइसिंग ऑन अ केक लाइक थिंग, इट्स इज समथिंग जो हर बार आपको टेस्ट करता है। ठीक है, या तो कट ऑफ में कुछ चेंज हो जाएगा, या कहीं ना कहीं पेपर का लेवल कुछ जो है थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, अनप्रिडिक्टेबल सा है। जैसे अगर मैं इस बार के एग्जाम की बात करता हूं, तो अगर हम थोड़ा फेज वन के बारे में बात करें, पहली चीज तो ये थी कि जो, अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो स्ट्रेटेजी के वापस आया, जो कि शायद 23 में भी नहीं था, 24 में भी नहीं था। ठीक है, और दूसरा ये था कि जो कट ऑफ्स हैं इस बार वो बढ़ी। जब हम एग्जाम से आते तो हमें लगता है कट ऑफ सेम ही रहेगा, कि एग्जाम इतना ज्यादा नहीं है, बट कट ऑफ इस बार बढ़ी और इट गोज अप टू 30%। सो आई वॉन्ट टू हेयर फ्रॉम यू कि यार जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत बच्चे आपसे जानना चाहेंगे नॉर्मली भी कि आपको अडेप्ट कैसे करना है एग्जाम में, बिकॉज आपने 2022 का पेपर देखा था, 23 में आपका प्रीलिम्स 1 मार्क्स से निकला था, आपकी ओवरऑल कट ऑफ जो थी वो 24 में आपका, हाँ जो है सेक्शनल कट ऑफ में निकली थी, और 2025 में आप बैठे हो विदाउट एनी नॉलेज कि यार कट ऑफ भी बढ़नी थी इस साल। और उसके साथ साथ मुझे जो कुछ चीजें हैं जो जीए में मैं बात करूं 25 मिनट्स में, जो स्ट्रेटेजी क्वेश्चन आए, फाइनेंस स्ट्रेटेजी क्वेश्चन आए, तो हाउ अडेप्टेबिलिटी, मतलब आप अडेप्ट कैसे आपको करना चाहिए इस एग्जाम में? सर तो इस क्वेश्चन के आंसर में फेज वन पे कॉन्सेंट्रेट करके ही लाइक देना चाहूंगा। तो फेज वन का ऐसा है कि लाइक जैसे मैंने पहले बताया कि कट ऑफ मेनली दो चीजों पे डिसाइड होती है। एक एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल, वो एक एस्पेक्ट तो होता ही है,
दूसरी चीज ये रहती है कि कितनी सीट्स, कितनी वैकेंसीज आई। अगर एग्जाम का लेवल सेम भी है और वैकेंसीज कम हो गई हैं तो कट ऑफ बढ़ेगा। तो सिर्फ पास्ट ईयर के पेपर्स से डिफिकल्टी लेवल कंपेयर करके वी कैन नॉट डिटरमाइन कि क्या कट ऑफ है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन में अपियर कर रहे हैं, आरबीआई डिटरमाइन कर लेता है कि उन्हें कितने नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स चाहिए फेज टू के लिए, जो कि वैकेंसीज के मल्टीपल्स में होती है। तो किसी भी कैंडिडेट को ये फोकस करना चाहिए कि जब वो एग्जाम में बैठा हुआ है तो वो कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकता है। मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, ये सब अपनी जगह अलग चीज है, और एग्जाम का दिन आपके लिए अलग होना चाहिए। वो आपको प्रिपेयर करा रहा है, मॉक टेस्ट आपको प्रिपेयर करा रहा है, एक थ्रेशोल्ड दे रहा है, एक स्टेज दे रहा है, पर वो फाइनलाइज नहीं करता है कि आप डिलीवर कैसा करोगे एग्जाम के लिए। तो आपको एग्जाम के दिन अपना बेस्ट देने का माइंडसेट रखना चाहिए। अगर कोई सेक्शन इजी है तो आप उसमें ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन, कोई सेक्शन डिफिकल्ट आ गया है तो वहां पे अटेम्प्ट ग्रेजुअली कम ही हो जाएंगे। तो आपको उसको लेकर के परेशान नहीं होना है कि मेरा ये स्ट्रेंथ था, इसमें मैं आज उतना अच्छा नहीं कर पाया। और जीए बहुत क्रूशियल है सर, जैसा कि तो जानते हैं 80 मार्क्स का वेटेज रहता है उसका, एंड एट द सेम टाइम उसमें टाइम बहुत कम दिया रहता है, 25 मिनट्स फॉर 80 क्वेश्चन। बेसिकली लाइक इट्स समथिंग कि आपको 1 मिनट में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अगर करने हैं। तो यहाँ ये बहुत ट्रिकी पार्ट होता है। और अभी जो कैंडिडेट्स एग्जाम के लिए अपेयर करने जा रहे हैं उनके लिए भी मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो अपने फर्स्ट गो थ्रू में। 25 मिनट में आपको शायद 2 बार सारे क्वेश्चन से जाने का मौका भी नहीं मिले, पर जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है उसको आप मार्क और रिव्यू कर करके आगे बढ़ जाओ, और जो वन लाइनर है उस पर आप फोकस करो। एट द सेम टाइम अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स में प्रिपेयर करो। आप अपने आप को पीआईबी या गवर्नमेंट स्कीम्स तक ही कंफाइन मत करो। जैसा 2025 में हमने देखा कि आरबीआई ने थोड़ा पैटर्न चेंज किया, काफी बैंकिंग की इंट्रोड्यूस किया, तो उन एस्पेक्ट्स को भी आपको कवर करके चलना पड़ेगा। आप किसी डोमेन को निग्लेक्ट करके नहीं फ्री माइंडेडली जा सकते हो फिर कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 25 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, और उस दिन कौन सा कौन सा पार्ट से इजी क्वेश्चन आ गया ये आप नहीं जानते हो पहले से। तो अगर आप सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर करके जाओगे तभी आप एश्योर कर सकते हो कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आप बैंकिंग जीए कवर कर लो, उसके अलावा पीआईबी में जो आपको रेलेवेंट न्यूज लगे वो सारे कवर कर लो, बजट, इकोनॉमिक सर्वे कवर कर लो, एमसीक्यू क्वेश्चन जो उससे पूछे जा सकते हैं खास करके। उसके अलावा आप आरबीआई के नोटिफिकेशन कवर कर लो, और पीआईबी में जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो अच्छे से कर लो, पीआईबी की भी कुछ रेलेवेंट न्यूज है वो कर लो। और बाकी जैसे बहुत सारे मिसलेनियस होते हैं उसमें से आप थोड़े स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको कंटेन भी करना है और 25 मिनट में वो डिलीवर भी करना है। तो आपको वैसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि आप उसमें अपना बेस्ट दे पाओ। दिस गवर्नमेंट विल हेल्प। आई थिंक इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली अक्षत ने कि यार आपको जो, आई थिंक हम लोग जनरली एज एन एस्पिरेंट से जब मैं भी बात करता हूँ तो मैं ये भी बात बोलता हूँ कि आप वास्टनेस ऑफ करंट अफेयर्स की जगह आप डायमेंशंस ऑफ करंट अफेयर्स को मिस मत करो। बहुत बच्चे शायद वास्टनेस को पीछे भाग जाते हैं कि सर मुझे सब कुछ करना है, बट आई थिंक ये कि आप चाहे लिमिटेड पढ़ो पर पढ़ो सब कुछ, ये कुछ स्किप मत करके जाओ, बिकॉज अल्टीमेटली वो फिर आपको ज्यादा कॉस्ट करेगा कि वो कोई इजी क्वेश्चन आया हो तो आप छोड़ दो। अक्षय इसी से एक क्वेश्चन मेरा और है, बिकॉज बीइंग अ जनरल अवेयरनेस टीचर, ठीक है, बीइंग अ करंट अफेयर मेंटर हियर, स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस आए जो शायद 8-9 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। व्हेन यू वर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन, व्हाट वाज योर थिंकिंग, व्हाट वाज योर ओपिनियन कि यार ये 9 क्वेश्चन जो आए हैं कि क्या ये सिर्फ ब्लफ मारने के लिए किया गया था, कि आपका जो एक मेंटल स्ट्रेस होगा वो बढ़ाने के लिए किया गया था, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें ओवरऑल, जो अगर मार्क्स की बात करें तो चाहे बनी जी के आया था, हमें सेक्शन कट ऑफ बढ़ने को देखा मिला, ठीक है। बट अगर मैं फिर भी बोलूंगा अगर आप 40 क्वेश्चन आराम से अपने पिक पकड़ के आप कर आते तो देन ऑल्सो यू आर सेफ। सो व्हाट इज योर थॉट कि मतलब क्या करना चाहिए, बिकॉज हर साल आरबीआई में कुछ ना कुछ नया आएगा। इस बार स्ट्रेटेजी की आया है तो सारे बच्चे अब शायद स्ट्रेटेजी के पीछे भागने शुरू कर दें कि नहीं इसको पढ़ो इसको पढ़ो, हो सकता है कई बार नोटिफिकेशन ज्यादा हो जाए। सो व्हाट शुड बी द अडेप्टेबिलिटी स्पेसिफिकली इन जीए सेक्शन? जैसे कि 25 मिनट है, आप जब 25 मिनट्स में 80 क्वेश्चन को देखते हो या
सोचते हो कि आप टारगेट कर लोगे, तो यहाँ पर ही आप लाइक आप बैटल लूज कर जाते हो। अगर आप ये माइंड में क्लियर रहो कि मुझे 25 मिनट्स में 50 क्वेश्चन ही करने हैं, तो आप एक बेटर पोजीशन में रहोगे। तो वही जो मैंने बताया कि मार्क एंड स्किप, जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, आप उनको अगर स्किप कर दोगे, वैसे 20 क्वेश्चन करीब रहेंगे, तो आप बहुत टाइम अपना सेव कर लोगे। और वो टाइम आप बाकी क्वेश्चन जो 1 मार्क्स, मार्क्स की वेटेज सब में सारे क्वेश्चन पे सेम है, पर वो वन लाइनर रहेगी तो आपका टाइम कम लगेगा और आप उसको रिटेन भी शायद करके आए हुए होंगे। आपको वहाँ पे एरर होने की भी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि 3 स्टेटमेंट पढ़ा आपने, उसमें से एक भी अगर आपने गलत जज कर लिया तो वो आंसर गलत हो जाएगा। पर वही जो वन वर्डर या वन लाइनर होते हैं, वहां पे आपके अटेम्प्ट अगर आपको सही से पता है तो आप इजीली कर सकते हो। तो वही है कि लाइक अगर आप डिफरेंट डायमेंशंस कवर करके गए हो, तो आपको वो 50 क्वेश्चन पिक करने इजी हो जाते हैं, और 50 के अगर आप 40 भी पिक करके कर लो, अब आपको ये थोड़ा रिलेटिवली इजियर लगने लगेगा। 25 मिनट में जब आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की सोच करके जाओगे तो आप 40 कर लोगे, और अगर आप 40 मार्क्स ला रहे हो जीए में, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप 25 मिनट में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उसको सही करके आ रहे हो, ऑफकोर्स आपको अटेम्प्ट 50 रखने होंगे क्योंकि कुछ गलतियां भी होती हैं, आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आ रहे हो। तो इसलिए जीए को वैसे ही फोकस करना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट और यहाँ पर है जो आप मैं ऐड करना चाहूंगा, कि आप कितने टाइम पहले की जीए कवर कर रहे हो। तो आपकी पहले ही फोकस ये होनी चाहिए कि जो लास्ट 3 मंथ्स है उसको आप बहुत अच्छे से कवर कर रहे हो, वो आप रिटेन कर रहे हो। क्योंकि ऑफकोर्स आरबीआई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम 6 मंथ्स, 9 मंथ्स इवन, लेकिन वही है कि आपने जैसे बोला कि कुछ क्वेश्चन जान के वैसे दिए कि आप स्ट्रेस फील करो, टेंशन फील करो, तो ये आप वहां पर ये आप क्लियर रहेगी कि मैं 3 महीने के जीए को अच्छे से पढ़ के आऊँ, मुझे वो क्वेश्चन करने हैं, और 40-50 क्वेश्चन उससे नहीं। तो आप आपकी फोकस वहां रहेगी, आप उतना अच्छे से रिटेन करके आए हो, आप कर लोगे। वही अगर आप 9 महीने पहले की चीजों को भी प्रिपेयर करके गए हुए हो, तो आपने 9 महीने का जीए आपको अपने साथ रिटेन करना है और 25 मिनट में डिलीवर करना है, और वहाँ 80 क्वेश्चन आएंगे। तो ये एक बहुत हिलेरियस टास्क लगेगा आपको, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। रादर देन दैट आप 3 महीने पे फोकस करो, अच्छे से रिटेन करो, और वन लाइनर वाले क्वेश्चन फोकस करो। 50 क्वेश्चन पैसे डेफिनेटली होंगे, आप सेल थ्रू कर जाओगे easily। ठीक है। थैंक्स अ लॉट अक्षत फॉर दिस। आई थिंक काफी बच्चों को क्लैरिटी मिला होगा यार किस तरह से आपको ये जीए वाला सेक्शन हैंडल करना है। अब इसी से बात करते हैं थोड़ा सा बाकी सेक्शंस के बारे में भी, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के बारे में भी, बिकॉज आई विल नॉट से इट वाज इजी, बट कंपैरेटिव अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा डुएबल था इस बार का पेपर। ठीक है। बट अक्षत यहाँ पर ना एक बहुत चीजें जो मिस होती हैं जनरली हर एस्पिरेंट से, कि हम लोग ना एग्जाम में बैठे हुए कई बार ये मिसकंसेप्शन या मिस कैलकुलेशन कर लेते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ क्या जा सकती है। बिकॉज जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि सेक्शनल कट ऑफ 20% के आसपास जा रही थी, ठीक है, यानी कि 25% के आसपास गई थी मैक्सिमम। तो अगर हम उस परस्पेक्टिव सोचे तो कहीं ना कहीं माइंड में आता है कि यार 7 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, या 6 क्वेश्चन कर लो और मेरी तो कट ऑफ निकल जाएगी। बट क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ बढ़ गई, तो आपके चाहे 6 के 6 क्वेश्चन सही भी हुए हो, आप तो फिर भी रेस से बाहर ही हो गए। तो हाउ टू टैकल दैट थिंग ऑल्सो दिस एग्जाम से, बिकॉज इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको सारे सेक्शन साइमल्टेनियसली देंगे, आपकी टाइमिंग है, फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में जाना है। तो क्या एक स्टूडेंट का माइंडसेट होना चाहिए कि यार अगर कट ऑफ बढ़ी भी है या कुछ भी है, तो आपको एक किस रेंज में अटेम्प्ट होने चाहिए कि अगर कट ऑफ बढ़े तो भी आप इजिली मैनेज कर सको, ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर सेम भी रहते देन ऑल्सो यू कैन स्कोर गुड। सर इसका आंसर लाइक काफी सिंपल रहेगा मेरे। एग्जाम में बैठ करके आप कट ऑफ क्यों डिसाइड कर रहे हो? आप एग्जाम में बैठे हो, आपके सामने क्वेश्चन है, लिमिटेड टाइम है, आप इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिफिकल्टी लेवल आप जानते नहीं, आप उस पर फोकस करो कि आपसे क्या बन जाए और कितने क्वेश्चन बन जाए। आप रीजनिंग और मैथ्स के लिए मैं खास करके बोलूंगा कि पहले 5 मिनट आप एक बार स्कैन कर लो पेपर को। स्कैन करके आप ये डिटरमाइन कर लो कि कौन कौन से सेगमेंट से कौन कौन से क्वेश्चन थे जो आपके लिए डुएबल है। तो आप उसको नोट डाउन कर लो कि हाँ ये इतने क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन में ये पजल आया हुआ है, ये मैं कर सकता हूँ। फिर आप पहले रीजनिंग और मैथ्स दोनों में पहले जो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं जो इजीली हो जाते हैं, उन पे फोकस करो। ये आपका ये आपको कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने की तरफ डायरेक्ट करता है। फिर जो आपके पास मेजर चंक ऑफ टाइम बचेगा, उसमें आप रीजनिंग में पजल्स उठा सकते हो और मैथ्स में डीआई उठा सकते हो। पर
ये आपका फोकस होना चाहिए कि पहले 5 मिनट में आप सारे क्वेश्चन देख लो और ये डिटरमाइन कर लो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसमें से, और बाकी टाइम में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। उसके बाद आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा कि आप कट ऑफ डिटरमाइन करो। नहीं, आई थिंक तो दैट्स अ गुड, जो आपने बोला मैं, आपके जी जी। आपके अटेम्प्ट्स अच्छे रहेंगे। आप इस चीज को लेकर के सेटिस्फाइड रहोगे कि मैं जो अपने तरफ से कर सकता था बेस्ट, वो मैंने किया। क्योंकि कट ऑफ कितना रहेगा, पेपर की डिफिकल्टी क्या है, वो आपकी प्रिपरेशन उस समय तो कुछ नहीं कर सकती है। आई थिंक एक चीज उन्होंने बहुत सही बोली, बिकॉज जो सेक्शनल कट ऑफ है वो वही है जो क्वेश्चन हर बच्चा ही कर पाएगा। तो आई थिंक सेक्शनल कट ऑफ का मतलब है कि मिनिमम इतने क्वेश्चन तो हर बच्चे ने किए ही होंगे। दैट्स व्हाट सेक्शनल कट ऑफ इज ऑल अबाउट हियर। अब थोड़ा सा हम फेज वन से आते हैं फेज टू के ऊपर, ठीक है, बिकॉज फेज टू दिस ईयर इज नॉट एन इजी गोइंग टास्क। इफ आई से फेज वन डिफिकल्ट है तो फेज टू तो कंप्लीटली थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लेवल पे आया है अगर हम बात करते हैं। आई विल स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल द FM, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं आना, ठीक है, और ऊपर से रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस आने इस बार, ठीक है, जो कि अगेन जनरली हम न्यूमेरिकल्स नहीं करते हैं, तो इस बार उन्होंने फिर न्यूमेरिकल्स को रीइंट्रोड्यूस किया RBI ने, ठीक है। तो मुझे बताओ विद रिस्पेक्ट टू FM, जब आपने इस एग्जाम दिया तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, और फेज टू में अगर मैं बात करूँ तो हाउ वाज योर FM पेपर? बी इट FM और बी इट ESI के स्टैटिक क्वेश्चन, मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बहुत क्लियर थी कि अगर सिलेबस में दिया हो तो आप ये डिटरमाइन मत करो कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। RBI इज नोन फॉर गिविंग यू सरप्राइजेस। अगर आप पूरा सिलेबस अच्छे से डिफरेंट एस्पेक्ट्स की कवर करके नहीं जा रहे हो तो RBI से आप फिर सरप्राइज होने के लिए तैयार रहो। तो आप आई गेस ये अकाउंट्स का जो सिलेबस था RBI ने 2022 में इंट्रोड्यूस किया था। तब से डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट ये डिटरमाइन करने में लगे, बोलते भी थे पहले कि RBI ने ये इंट्रोड्यूस किया तो RBI उससे क्वेश्चन पूछेगा। पर जहाँ तक मुझे याद है इसके पहले 2 ईयर में RBI ने सिर्फ 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे थे अकाउंट से, और इस बार उन्होंने 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल डाल दिए। तो मेरे लिए तो मैंने ऑलरेडी लाइक वो सेगमेंट्स प्रिपेयर कर लिया था मैं 2022 में ही, क्रिएट फॉर द न्यूमेरिकल सेक्शन फॉर द थ्योरी पार्ट। तो मेरे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था, मैंने तीनों क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए थे एंड क्वेश्चन बेसिकली क्या आई वुड से बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछे अकाउंट्स के लिए। पर अकाउंट्स वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी जो चैप्टर जो वहाँ सिलेबस में मेंशन्ड है उसको आपको निग्लेक्ट या इग्नोर नहीं करना चाहिए। किस ईयर किस पार्ट से वो उठा करके 15 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ देंगे, यू नेवर नो। तो आपके पास अभी टाइम है, आप 8 महीने के लिए अगर प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आप एक एक बार तो आराम से सब पढ़ करके हाईलाइट कर करके रख सकते हो तो रिवाइज बिफोर दी मेंस। और प्रीलिम्स और मेंस में आपको 1 महीने का टाइम मिलता है, तो FM आपका 1 वीक से ज्यादा नहीं लेगा रिविजन, अगर आप पहले से एक बार पढ़ के हाईलाइट करके रखते हो। मैंने यही किया था कि मैंने पहले से ही लाइक पीडीएफ वगैरह हाईलाइट करके रखी थी, और फिर मैंने डेडिकेटेड लाइक टाइम रखा हुआ था कि मैं सेकेंड लास्ट वीक में FM के सिलेबस को रिवाइज कर लूँगा। तो वो मैंने सारे चैप्टर एक बार रिवाइज कर लिए, उससे कॉन्फिडेंस भी आ गया मुझे और आंसर राइटिंग में भी काफ़ी हेल्प मिली क्योंकि मैं रिसेंटली पढ़ा और रिवाइज कर चुका था। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप इग्नोर मत करो सिलेबस के पार्ट को, कुछ कम इम्पोर्टेंट लगे तो उसको कम टाइम दो, ज़्यादा डेप्थ मत डेल करो, पर एक जनरल आइडिया, एक कवरेज आप रखो सारे टॉपिक्स की, जो भी स्टैटिक टॉपिक्स। और अक्सर जैसे आपने बाकी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम जो दिए, जैसे सेबी है, PFRDA, तो इसमें ऑब्वियसली ये चीजें कहीं ना कहीं आपने वहां पे भी पढ़ी होगी, तो आपको लगता है कि उस चीज ने भी कहीं ना कहीं हेल्प आउट किया, बिकॉज आपको शायद इतना ज्यादा डिफिकल्टी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लगा होगा, बिकॉज आप उस चीज को कहीं ना कहीं दूसरे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में भी आप उसको प्रिपेयर करके आए हुए थे। हाँ सर, जैसे अकाउंट वाला जो सिलेबस का पार्ट है ये PFRDA और सेबी के सिलेबस में था। और लाइक मैंने जब RBI ने इंट्रोड्यूस किया था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम, उसी समय मैंने इस टॉपिक को कवर कर लिया था। मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड से हूँ नहीं, मेरी इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड है, उसके पहले मैंने 10th तक लाइक कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, 10th एंड 12th। तो मेरे लिए इनिशियली ये शुरू करना हार्ड था, पर जब मैं इसको पढ़ने लगा तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा कि लाइक बैंकिंग इंडस्ट्री में जाने के लिए ये नॉलेज होना एसेंशियल है, तो काफी इंटरेस्टिंग लगा और फिर मैंने इसको टेकअप किया, पढ़ा। और फिर जब दूसरे रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम हुए तो मुझे री रिवाइज करने का मौका मिला, तो दैट ऑल्सो हेल्प।
पर अगर कोई आरबीआई के लिए भी प्रिपरेशन अगर कर रहा है सिर्फ, तो वो पढ़ के जा सकता है। बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है। इनिशियली डिफिकल्ट लगता है कि बिल्कुल अननोन चीज शुरू कर रहा है पढ़ने में, पर आप पढ़ोगे तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। और उसका नॉलेज मतलब आप इम्प्लीमेंट भी आपको करना है जब आप एक बार ज्वाइन कर लो। और अक्षत अब आते हैं मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पेपर ऑफ फेज 2 ESI। बिकॉज वो अगर हम बात करें तो नो बडी इज एबल टू डिकोड वट ESI इज ऑल अबाउट, बिकॉज वो हर साल ही पैटर्न बदलता है। ठीक है, एंड सेम थिंग वी हैव सीन इन 2025 ऑल्सो, बिकॉज एक सेबी का पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ESI में पूछा गया था। ठीक है, इन अ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। उसके साथ अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो अगेन डिस्क्रिप्टिव में भी जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का सिर्फ एक कंसेप्ट नोट आया था, उस पर उन्होंने डिस्क्रिप्टिव पूछा। देन दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन द रिपोर्ट्स आल्सो। तो रिपोर्ट्स पे वो जरा काफी आरबीआई की फेवरेट लग रही है मुझे। अगर हम डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एवरी ईयर दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन ऑन रिपोर्ट्स। सो हाउ यू हैव टैकल्ड दैट पार्ट इन दिस एग्जामिनेशन? सर मैंने थोड़ा पास्ट ईयर पेपर्स को स्टडी किया था, तो मैंने ये देखा कि किस ईयर गवर्नमेंट स्कीम्स की वेटेज ज्यादा है, किस ईयर रिपोर्ट्स की ज्यादा है। तो आप ये शॉर्ट होकर के नहीं चल सकते हो कि इस ईयर ये होगा या इस ईयर वो होगा। तो आपको बिल्कुल लाइक प्रिपेयर्ड रहना है। सिलेबस में उन्होंने दिया है जो कि उन्होंने लिखा है कि इम्पोर्टेंट रिपोर्ट फ्रॉम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके उन्होंने वहाँ पे दिया है। और कुछ रिपोर्ट भी मेंशन की हुई है सिलेबस में, जो ऑफिशियल सिलेबस। तो आपको सारे रिपोर्ट्स को थोरली करना है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि ये कॉन्सेप्ट नोट ही सिर्फ आया हुआ था वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट का। मैंने उतने अच्छे से उसको प्रिपेयर नहीं किया था और वो 15 मार्कर में आ गया था। इट वॉज अ बिग सरप्राइज। तो ये सही में सर आपको सरप्राइजेस मतलब एक्सेप्ट करके चलने पड़ेंगे। आप वहां जाकर के ऐसे डीमोटिवेट नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये एसआई के पेपर के बाद इंग्लिश के पेपर होती है। ये एसआई के पेपर में अगर आप ज्यादा डीमोटिवेट हो गए तो आप अपने इंग्लिश पे भी जो मार्क्स फेच करने के चांसेस है उसको भी ग्रेजुअली कम कर, तो आप गिव अप कर दोगे तो आप क्यों ही फिर अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। आपको मानना पड़ेगा कि ये सही सरप्राइजेस के साथ आएंगी और सारे कैंडिडेट्स के लिए वो सरप्राइज ही रहेंगे। अगर आपने अपने अपना जो बेस्ट हो सकता है वो करके आप गए हो तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर मेरे लिए सरप्राइजिंग आ रहा है तो और लोगों के लिए भी आ रहा है। अगर मैं वहां पे सेबी का पैराग्राफ देख करके सरप्राइज हूँ तो बाकी कैंडिडेट्स की वो सरप्राइज ही भी मिलेंगे। तो मैं जो अटेम्प्ट कर सकता हूँ, वो मेरी जो मैंने न्यूज़पेपर के थ्रू मेरे नॉलेज गेन किया है या जो सिलेबस के थ्रू नॉलेज गेन किया, अगर उसमें मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, मैं सही से पढ़ के आया हूँ, तो बाकी लोग भी कर पा रहे होंगे। तो मुझे अपना बेस्ट देना है। मुझे ये नहीं डरना है कि उस समय पेपर में क्या आ गया, क्योंकि ये एसआई का पेपर अनएक्सपेक्टेड लाइंस में ही रहता है। और जैसा स्टूडेंट्स जानते भी होंगे या उन्होंने देखा होगा कि उसके मार्क्स भी होंगे लोअर एंड रहते हैं। अगर एफएम इंग्लिश और ईएसआई में हम लोग मार्क्स कंपेयर करें आउट ऑफ 100, तो ईएसआई के सबके लोएस्ट ही रहते हैं ज्यादातर लोगों के। तो इसलिए उससे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सकते हो, 1 मार्कर सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। अब गवर्नमेंट स्कीम से आए थे पर सारे एप्लीकेशन बेस्ड आए थे। तो अगर आप स्कीम्स डेप्थ में पढ़े हुए तो ही आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और बाकी जो रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिनको बिल्कुल मिस नहीं करना है, उसको आप डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करो। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी अगर एक पैराग्राफ आ गया तो आपको 6 मार्क्स इजी बन गए। तो जितना आप मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो आपका वो फोकस होना चाहिए। उसके बाद बाकी मार्क्स आप एफएम से पुल कर लो, और इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो इंग्लिश से पुल करो। तो जैसा आपने बोला कि ईएसआई के बाद होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर। ठीक है, और क्योंकि ईएसआई का पेपर ही जनरली ऐसा होता है जो हम हर जितने साल से भी हम इस एग्जाम को आए, इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 years व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस एग्जामिनेशन, कि हर बार ईएसआई के पेपर के बाद जब भी फोन पे बात होती है तो बच्चा ये कहता है कि सर ईएसआई तो अच्छा नहीं हुआ, ईएसआई में पता नहीं उन्होंने क्या पूछा। उसके बाद एकदम अगर हम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात हो, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर आई एम नॉट सेइंग इट वाज अ डिफिकल्ट थिंग, बट समहाउ लेवल वहां पे भी बढ़ रहा है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में। इट्स नॉट लुकिंग एट द सेम थिंग कि बहुत आराम से डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो जाएगा। सो हाउ यू हैव टैकल दैट थिंग, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए आप क्या एडवाइस करोगे स्टूडेंट को कि यार ये चीजें हैं, अगर आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में मतलब अच्छा स्कोर करना चाहते हो, ये 2-3 चीजों पे आपका सबसे बड़ा प्राइम फोकस हो तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। सर तो अपने लास्ट आंसर पे कंटिन्यू करना चाहूंगा एक, कि आपको डिस्कनेक्ट होना आना चाहिए। ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। क्योंकि एफएम के बाद तो आपको फिर भी एक ब्रेक मिलता है, ईएसआई और इंग्लिश के पेपर साथ में होती है। तो अगर आप वहाँ पे खुद को डिस्कनेक्ट नहीं करोगे, आप ईएसआई का ही स्ट्रेस कैरी फॉरवर्ड करोगे या
उसने क्या छूट गया या कितने वर्ड्स आपने कम लिखे, तो वो आपके अगले सेक्शन को भी इम्पैक्ट करेगा। और ये तीन पेपर, तीनों डिफरेंट पेपर्स हैं, तीनों की मार्किंग अलग अलग लोग करते हैं, तो वो आपको 100 में से मार्क्स देगा। तो आप इंग्लिश का पेपर जब शुरू हो तो आप इंग्लिश पे फोकस हो जाना चाहिए। पहले जो क्या आपने एफएम में अच्छा किया था, ये से आपकी एवरेज गई, ये सारे थिंकिंग हटा देनी है। आपको ये सोचना है कि आप इंग्लिश में कितना बेस्ट स्कोर कर सकते हो कि आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं एडवाइस करना चाहूँगा कैंडिडेट्स को। और इंग्लिश सर मेरी अच्छी रही है, पहले से मैं आईसीआईसी में स्टूडेंट रहा हूँ, तो इंग्लिश मेरी अच्छी रही है, पर आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये हम लोग का छूट जाता है, लाइक जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं वो ठीक है ऑफिस में काम कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, पर एक सर्टेन टाइम इंटरवल में उतने वर्ड्स टाइप करना, इसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो आप मेंस के पहले कुछ मॉक अटेम्प्ट दो, डिस्क्रिप्टिव के अटेम्प्ट सीखो। इंग्लिश की भी अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हो लिखने के, तो वो आपके बाकी दोनों सेक्शन में भी डिस्क्रिप्टिव के सीख सकते हैं। और जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि लेवल बढ़ रही है, तो सर सीट्स घट रही है तो क्वेश्चन के लेवल्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ये आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा और बिलीव रखना पड़ेगा कि जितने भी सीट्स आए हैं आपको तो एक सीट लेना है उसमें से। आप अपनी प्रिपरेशन वैसे रखो कि आप वो कर पा रहे हो। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वैसी और ऐसे लिखने के लिए आता है। आप इसमें से देख लो कि लाइक आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो मैं पहले ऐसे से लाइक प्रेफर करता था, क्योंकि लाइक मैंने न्यूज़पेपर काफी पढ़ता था, तो मुझे ये था कि किसी भी टॉपिक पे ऐसे है तो मैं अच्छे से लिख सकता हूँ। और फिर मैंने वैसे ही किया, मैंने ऐसे को लाइक पहले टाइम दिया, उसके बाद वैसे उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दिया। क्योंकि बहुत लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करते हैं और उसमें लाइक काफी टाइम दे देते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक चीज और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि सारे क्वेश्चंस को आप इक्वल टाइम दो। सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं, तो आप कोशिश करो कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं इंग्लिश में। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आप ऊपर के 4 क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से लिख पा रहे हो और आखिरी क्वेश्चन आप मिस कर दे रहे हो, तो उस क्वेश्चन में एलोकेटेड मार्क्स आपके पूरे चले गए। ऐसा नहीं है कि आपने बाकी 4 अच्छे आंसर किए तो आपको कोई बोनस मार्क्स मिल जाएगा। आप अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन तो बिल्कुल मत छोड़ो इंग्लिश में एटलीस्ट। और कोशिश करो कि आरसी के सारे क्वेश्चंस कर लो। प्रेसी को भी वर्ड लिमिट में अच्छे से कम लिख लो, प्रेसी की टाइटल देना मत भूलो। और ऐसे आपने जितना पहले से पढ़ा होगा, जितना लिखा होगा, आप स्ट्रक्चर कर पा रहे होगे, वो आपको इंग्लिश में मार्क्स फेच करने में बिल्कुल हेल्प करेंगे। ठीक है। और अब अक्षर आते हैं हमारे फाइनल स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन, यानी कि इंटरव्यू। ठीक है, और अगर मैं आपको बोल दूं तो अक्षत के साथ क्या था कि अक्षत के जो मार्क्स आए थे मेंस में, इट वाज नॉट गुड मार्क्स, मतलब वो थोड़ा सा, अगर हम बात करें, लोअर एंड में थे। बट आई थिंक वन थिंग ही व्हेन वी वर डिस्कसिंग सेट कि सर मैंने ना एक चीज देखी थी कि अगर मैं 80% मार्क्स हर इंटरव्यूज में ले रहा हूँ जो मैंने बाकी इंटरव्यूज दिए हैं, मेरा टारगेट सिंपल था कि मुझे 80% मार्क्स लेने हैं इस फाइनल लेग ऑफ इंटरव्यू में। ठीक है, तो अब अक्षत अगर हम बात करें, क्योंकि आपका इंटरव्यू काफी लेटेस्ट स्टेज पे था। ठीक है, आई थिंक इट वाज जस्ट द सेकंड लास्ट डे ऑफ द इंटरव्यू जब आपका इंटरव्यू स्केड्यूल था। तो यहाँ पे ना दो चीजें होती है। एक तो ये होता है कि कई बार बंदा रिलैक्स हो जाता है कि चल ठीक है यार, लास्ट में है तो आराम से प्रिपेयर करेंगे। या फिर बंदा बहुत ज्यादा वो अलर्ट हो जाता है कि यार लास्ट में है, तो जितना भी उनको फिर निचोड़ना होता है ना कि लास्ट में, कि लास्ट वाला कैंडिडेट अभी 2 दिन ही है, तो इनको पूरा का पूरा निचोड़ लो। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी कि किस तरह से मुझे रेडी रखना है अपने इंटरव्यू को? सर मैं इस चीज के लिए तो प्रिपेयर था कि मतलब अगर मेरे इंटरव्यू लेटर पार्ट ऑफ दी लेटर स्टेज पे है, तो वो मेरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, क्योंकि मेरे पहले उन्होंने ऑलरेडी 300 कैंडिडेट्स या 250 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले चुका हूँ कैंडिडेट। तो मेरे से थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे। जो क्वेश्चन उनसे पूछ चुके हैं उससे थोड़े न्यू पैटर्न में क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे। और मुझे थोड़ा करंट अफेयर्स भी थोड़ा ज़्यादा कवर करके रखना पड़ेगा, मुझे 2-3 मंथ्स का नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी पूछ सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं वर्किंग एस्पिरेंट था, तो मेरा एक वर्क प्रोफाइल वर्क रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने जब इंटरव्यू अनाउंस हुई, तो मेरा इंटरव्यू जब अनाउंस हुई तो 11 या 12 दिन बाद से इंटरव्यू शुरू हो रहे थे दिल्ली में। और मेरा इंटरव्यू 1.5 महीने के बाद था, मेरा कोलकाता में इंटरव्यू शेड्यूल था, लास्ट लेग ऑफ दी इंटरव्यू। तो मैंने अपने आप को यही बोला कि लाइक मैं डिफरेंट डायमेंशन ऑफ इंटरव्यू प्रिपेयर करूंगा, ताकि कुछ मेरा बिल्कुल अनटेस्ट ना रह जाए।
एंड एट द सेम टाइम मैं अपने आप ये सोच के प्रिपेयर नहीं करूंगा कि मेरा लास्ट डे ऑफ इंटरव्यू है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से कम अप विद देयर फ्री मॉक इंटरव्यू। तो मैंने बहुत सारे कोचिंग इंटरव्यू से ऐसे मैंने मॉक इंटरव्यूज शेड्यूल कर लिए और वीकेंड्स पे हर वीकेंड पे शेड्यूल कर लिया। 1.5 महीने बाद मेरी इंटरव्यू थी, बीच में 5 सैटरडे संडेज आ रहे थे, तो मैंने हर वीकेंड पे एक इंटरव्यू, एक मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कर लिया। तो उससे मैं शुरुआत की बिल्कुल प्रिपरेशन मोड में ही रहा, बिल्कुल ऐसा रिलैक्स नहीं रहा। 5 दिन ऑफिस जाता था, ऑफिस से आता था, उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता था कि क्या मुझे आज के डायमेंशन को कवर करना है। एक वन डायमेंशन डे करके मैंने प्रिपेयर किया कि आज मुझे ये कर लेना है। मैंने डिफरेंट डायमेंशंस कवर किए। और जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचेंगे, लाइक उनको भी ऐसे ही रहना चाहिए कि वो अपना जो एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देना रहता है, उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसमें आपने जो भी लिखने हैं डिफरेंट एस्पेक्ट, उससे क्या फॉलो अप क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि ये तो आपने उन्हें लिख करके दिया है, ये वो आपके बारे में जानते हैं। तो अगर वो जो आप प्रेजेंट कर रहे हो उनको अगर आप वो अच्छे से प्रिपेयर करके आते हो तो एक कॉन्फिडेंस भी रहता है। बाकी उन्हें जो आपसे पूछना है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो तो आपसे पूछेंगे। तो ये आप अपने से करके जा सकते हो। तो डिफरेंट डायमेंशन, जैसे मैंने अपने ग्रेजुएशन के कुछ सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लिए। मैं जहाँ अभी काम कर रहा हूँ इंडिया में, वहाँ की मैंने जो करंट बिजनेस फिगर्स थे वो याद कर लिए। आईआरडीए की रिपोर्ट्स देख ली, फिर आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट देख ली, उसकी बैलेंस शीट देख ली। न्यूज़पेपर में मैंने एक अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज की कि मैं देखा कि लाइक इंटरव्यूज में काफ़ी फाइनेंशियल टर्म्स यूज होंगे, और वो जितना मैं फेमिलियर रहूंगा उनसे, वो मेरे आंसर्स में रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ स्विच किया इंटरव्यू के लिए, तो वो मेरे लिए लाइक हेल्पफुल रहा। फिर मैंने कोर्सेरा से कोर्स किया था, तो उसको मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, उसके ही ना रहा हूँ। आरबीआई के नोटिफिकेशन अच्छे से कवर कर लिए। मैंने बहुत होलिस्टिकली जितने डायमेंशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, उसको मैंने कोशिश किया कि मैं कवर करते जाऊँ। ऑफकोर्स यू कैन नॉट लर्न एवरीथिंग बिफोर योर इंटरव्यू। वहाँ पे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, ये सब भी जज किए जाते हैं। पर अगर आप पहले से ये सब प्रिपेयर करके आ रहे हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस तो रहता ही है। और सर जैसा मैंने मतलब अपने पिछले इंटरव्यू वगैरह जो दिए थे, मुझे 80+ मार्क्स मिले थे, उसमें 80% मार्क्स मिले थे। तो मैं कॉन्फिडेंट था कि लाइक अगर मैं मतलब आई नो हाउ टू क्रैक इट। अगर मैं बस अच्छे से परफॉर्म करूं, अपना टाइम डिवोट करूं, अपने एफर्ट सिंसियरली लगाऊं, तो मैं यहाँ पे भी 80% मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ इंटरव्यू में। और इस बार मेरे लिए एक एडिशनल मोटिवेशन ये था कि मुझे पता था कि अगर आरबीआई के इंटरव्यू में कोई 80% मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो उसका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ उसके मेंस में कितने भी मार्क्स बनते हैं। तो ये मेरे लिए एक एडिशनल मोटिवेशन का भी काम किया। और फिर मैंने बिल्कुल भी मतलब लेजी एटीट्यूड नहीं रखा। मैंने डे वन से प्रिपेयर अच्छे से किया, हर एक दिन को काउंट करने की कोशिश की, बीच में रिलैक्स भी किया, ब्रेक्स भी लिए, क्योंकि लंबा जर्नी था। 1.5 महीने लगातार आप इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हो। बट फाइनली आई कुड डिलीवर इट, एंड लाइक फॉर्चुनेटली मुझे इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले, अबव 60 मिले। आई एम हैप्पी। सो दैट्स गुड थिंग बिकॉज ही इज वन ऑफ द कैंडिडेट्स जिनको 60+ मार्क्स मिले, बिकॉज बहुत कम बच्चों को 60+ मार्क्स मिले इस बार इंटरव्यू में। अब जैसे आपने बोला कि मैंने बहुत ज्यादा मॉक्स दिए, ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन बिकॉज कई बार क्या होता है, हम लोग ना बहुत ज्यादा मॉक्स इंटरव्यूज के पीछे भागते हैं कि चलो बहुत ज्यादा मॉक्स दे दो, इधर से भी मिल जाए उधर से भी मिल जाए। बट हाउ टू एनालाइज दैट थिंग इन योर ओपिनियन, बिकॉज आपका तो इंटरव्यू भी काफी लेट था, आपने इतने मॉक्स भी दिए हैं, यू वुड बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड दी एस्पिरेंट ऑन दैट थिंग कि कितने नंबर ऑफ मॉक्स चाहिए, और मॉक्स को एनालाइज करना, या जो आपने मॉक इंटरव्यूज दिए उनको एनालाइज करना, उनसे सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। यस सर, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइक आपने पॉइंट आउट किया, इससे मुझे याद आ गया। तो मैंने सेपरल मॉक शेड्यूल किए थे, 5 वीकेंड्स पढ़ रहे थे, उसमें आई गेस मैंने 6-7 मॉक इंटरव्यूज दिए थे। तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपने उस मॉक इंटरव्यू से क्या सीखा। आपको वो मॉक इंटरव्यू आपका रियल इंटरव्यू नहीं है। अगर वो बहुत अच्छा भी चला गया तो आपको बिल्कुल ऐसे बहुत खुश नहीं हो जाना है, और अगर वो अच्छा नहीं गया तो आपको बिल्कुल डिमोटिवेटेड भी नहीं हो जाना है। क्योंकि हो सकता है कि वो सेट ऑफ क्वेश्चन जो वो आज आपसे पूछ रहे हो वो आप प्रिपेयर नहीं किए हो, तो आपको उसको एज अ लर्निंग लेना चाहिए कि इस डायमेंशन में भी क्वेश्चन इंटरव्यू में आ सकते हैं, तो मैं उसको प्रिपेयर करूँ। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो पैनल मेंबर्स होते हैं, तो वो डिफरेंट डायमेंशंस पे जज करते हैं। कोई आपको स्ट्रेस टेस्ट के थ्रू ले जाएगा, कोई आपको
ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो थोड़े एक्सपेक्टेड लाइंस में हो, ताकि आप उसको डिलीवर करने की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं मॉक इंटरव्यूज को बस एज एक प्रैक्टिस सेशन लेता था कि सिंस मेरा इंटरव्यू बाद में है, मुझे एक कंटिन्यूटी, एक कांस्टेंट डिलीवरी की जो प्रैक्टिस है वो मेरी होते रहे, कि मैं आंसर्स कर पा रहा हूँ, मेरा फ्लो ऑफ आंसर है, मेरी आइडिया की जो कंटिन्यूटी है वो आंसर्स में रिफ्लेक्ट हो। और जब इंटरव्यू खत्म हो जाता था तो मैं डिस्कस करता था पैनल मेंबर से भी कि लाइक कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसमें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो वो भी अच्छे सजेशन देते थे सारे पैनल मेंबर्स की, आपने ये सारे एस्पेक्ट बहुत अच्छे से कवर किए हैं, अब आप ये कर सकते हो। मैंने एड्यूटैप के साथ भी एक मॉक इंटरव्यू दिया था, और मुझे याद है वो मेरा मॉक इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, लाइक वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू। वो मेरा थोड़ा मार्च के बिफोर, जस्ट अ वीक बिफोर माय फाइनल इंटरव्यू था। तो वो इंटरव्यू तब तक मैं, मेरी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो चुकी थी और मेरे आंसर स्ट्रक्चर करने के भी तरीके काफी अच्छे थे। तो पैनल मेंबर इतने लाइक काफी खुश थे कि वो ये बोल रहे थे कि अब तुमको ये फोकस नहीं करना चाहिए तुम्हारे सिलेक्शन हो रही है नहीं। वो मुझे ये एडवाइस कर रहे हैं कि तुम ये फोकस करो कि तुम्हारी रैंक टॉप 5 टॉप 10 में हो, ऐसे लाइक एडो टैप के जो पैनल मेंबर्स थे। तो उसको भी आपको बहुत हैप्पीली एब्जॉर्ब नहीं कर लेना है, वो आपकी रियल इंटरव्यू नहीं है। और मेरी एक और इंटरव्यू एक दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ ही, जिसको मैं गेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे अभी, तो वो मेरी बहुत खराब गई थी। उन्होंने लाइक एकदम बोला कि लाइक आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हो, ऐसे करके यूं हुआ था। वो ये कि सर इमोशनल इंटेलिजेंस मेरे पूरी जर्नी में बहुत लाइक काम आई। मैंने किसी भी चीज पर से दिल से लगा करके नहीं रखा कि उन्होंने इतना अच्छा बोल दिया तो अब मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊं, या किसी ने अच्छा नहीं किया। मैं क्या बेस्ट ले सकता था किसी भी इंटरव्यू से, उस पर फोकस किया, और जो इम्पोर्टेंट डायमेंशंस लगे मैंने उसको कवर किया, क्योंकि मुझे पता था कि फाइनल इंटरव्यू का दिन एक अलग दिन होता है। आप कितने प्रिपेयर्ड हो, उस दिन आपका कैसा गया, एक लक फैक्टर भी होता है, एक डिलीवरी करने की लाइक आपको कॉन्फिडेंस भी होती है, डिलीवर आप कैसे आंसर्स कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लाइक मतलब इन कंसिडरेशन होती है। तो वो आपके ग्रेड्स भी देखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, नॉलेज डेफिनेटली उन्होंने काफी ऑलरेडी फेस टू में भी आपकी जज कर लिए, नॉलेज भी देखते हैं ये। तो बहुत ओवरऑल है लाइक ये ऐसा है कि कई सारी चीजों को आप साथ में लेकर के आओगे तो एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर आपके सामने है। एंड देन व्हेन आई कम टू द फाइनल इंटरव्यू वाला पार्ट, थोड़ा सा हम उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि फाइनल इंटरव्यू में, अब जैसे आपने बोला कि आपने दोनों चीजें देखी थी मॉक्स में, एक बिल्कुल एस्पेक्ट ऐसा कि आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं, और एक ऐसा एस्पेक्ट जैसे आपने बोला लास्ट ऑफ द लेग के आप तो टॉप 5 में जाने वाले कैंडिडेट हो। तो व्हेन योर फाइनल इंटरव्यू स्टार्टेड, ठीक है जी, तो वहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि मतलब, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जहां पे इट्स अ थिंग वेयर यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ एंड यू नो, आपको, आप इतने ट्रेंड तो अब आप हो चुकी हो कि आपको पता लग जाता है कि इंटरव्यू अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है, ठीक है जी। तो व्हाट वाज द टाइम व्हेन यू फेल्ट कि जो आपका टारगेट था कि मुझे 80% मार्क्स लेने हैं इन द इंटरव्यू, व्हेन यू फेल्ट कि नहीं यार, मैं जो अपना इंटरव्यू दे जो मेरा हुआ है मैं उससे क्लोज तो पहुंच गया हूँ, क्या आई एम नियर टू दैट? सर रिफ्लेक्टिंग बैक अपॉन दैट टाइम आई रिमेम्बर कि मैंने एक चीज माइंड में अपने ये रखी थी कि अब मेरी प्रिपरेशन फेज खत्म हो गई है। मैं इंटरव्यू के लिए वेट कर रहा था, और मेरे से जो पहले कैंडिडेट गया था उसकी इंटरव्यू काफी लंबी चली थी, और वो भी इंश्योरेंस सेक्टर से ही था। तो उसकी इंटरव्यू 50 मिनट्स अराउंड लास्ट कर रही थी। तो आप इंटरव्यू हॉल से जस्ट बाहर बैठे रहते हो 50 मिनट्स, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो वहां पर लाइक आप काफी ट्रबल्ड भी फील करते हो, आपको ये भी लगता है कि पिछला कैंडिडेट का इंटरव्यू इतनी देर चल रहा है, तो क्या उसका इंटरव्यू इतना अच्छा चल रहा है लाइक, और अगर उसका इंटरव्यू इतना लंबा चल रहा है तो उसमें मतलब वो क्या इंटरेक्शन कर रहे होंगे, ये सारी थॉट्स आपके माइंड में नहीं। पर आपको अपने आप को लाइक काम रखना है। आप मेडिटेट करो या कुछ करो, आपको ये फोकस करना चाहिए कि आपने अपने तरफ से जो बेस्ट आप प्रिपेयर कर सकते थे वो आप करके अब आ चुके हो। अब आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा ये थोड़ा आपके लक पे डिपेंड करता है, और आप कैसे डिलीवर करते हो। आप कुछ नया पढ़ नहीं सकते हो आप, लेकिन अगर आप काम रहोगे, अगर आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को मेंटेन करोगे वहां पे, तो आप अच्छे से डिलीवर कर पाओगे आंसर्स को। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि जब मैं भी इंटरव्यू फेस कर रहा था, तो वहां पर आप ये नहीं जज कर सकते हो सर कि आप अपने 80% ऑफ मार्क्स सिक्योर कर लिए इंटरव्यू के दौरान। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि लाइक सिंस 85 समथिंग सीट्स थे, तो वो जो 250 बच्चे जो इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए,
वो सबकी भी जर्नी इक्वली रिलेवेंट रही है। उन लोगों ने भी अपनी मेहनत बहुत अच्छे से की है। वो इक्वली डिजर्विंग है सारे के सारे। जितने भी 250 कैंडिडेट्स इंटरव्यू में आए, मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ कि कोई मेरे से कम डिजर्विंग होगा उन 250 कैंडिडेट। उनकी भी अपनी एक जर्नी रही है, उन्होंने भी प्रीलिम्स मेंस में अपने स्ट्रगल्स देखे हैं और अब इंटरव्यू फेस कर रहे हैं। तो वो दिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका काम बस ये है कि आप अपना बेस्ट डिलीवर करो इंटरव्यू में जो आपसे पूछा जा रहा है। आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करो, एक स्माइल मेंटेन करो हमेशा अपने फेस पर। वो आपकी स्ट्रेस टेस्ट भी देंगे। मेरा भी स्ट्रेस टेस्ट हुआ था। मेरा इंटरव्यू एक्चुअली बहुत अच्छे से बिगिन हुआ, काफी अच्छा जा रहा था और मैं काफी कॉन्फिडेंट भी हो गया था बीच इंटरव्यू में कि अब लाइक बहुत अच्छे वे में डायरेक्ट हो रहा है। तो इंटरव्यू का ऐसा रहता है कि वो डिफरेंट पैनल मेंबर्स की तरफ आपको रिडायरेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को, और वो अपने सेट ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। तो 5 पैनल मेंबर्स थे मेरे इंटरव्यू में, इंक्लूडिंग दी चेयर रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन। तो 4 पैनलिस्ट मेंबर्स ने जब मेरे से क्वेश्चन पूछे तो मैंने चारों के लिए अच्छे गुड इनफ आंसर्स कर दिए। तो जब मैं लास्ट पैनलिस्ट के पास पहुंचा, तो उन्होंने मेरे से एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा। तो उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और मैं जो भी अपनी तरफ से बेस्ट आंसर कर सकता था वो मैंने किया। वहाँ पे मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हुआ। पर वही है कि वो उस समय आपकी नॉलेज और बाकी सारे एस्पेक्ट को ऑलरेडी टेस्ट कर चुके थे। तो उनका ये क्वेश्चन पूछने का ही पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता था कि वो आपका एक स्ट्रेस टेस्ट लेना चाह रहे हैं। तो आपको वहाँ पे काम रहना है, जो आप अच्छे से आंसर कर सकते हो वो करना है। और आप ये नहीं सोच सकते हो कि मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि सबने अपने अपने तरफ से बेस्ट ही दिया है। तो जब इंटरव्यू के मार्क्स आएंगे तभी आप लाइक ये डिटरमाइन कर सकते हो कि मैं अपने सही किया है। नाउ अक्षत, हमने सब चीज के डिस्कशन कर लिया, हमने आपकी जर्नी, आपके एग्जाम सबके डिस्कस कर ली, बट बिफोर आई रैप अप दिस सक्सेस स्टोरी, आई रियली वांट टू नो कि बिकॉज इस सक्सेस जो आपकी जर्नी है इसमें सिर्फ आप ना कि आपका रोल है, आपके फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जैसे आपने बोला स्टार्टिंग में भी कि जब मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री सोची तो मैं अपने फैमिली एक चीज बोली थी कि शेर जब उसको शिकार करना हो तो थोड़ा सा पीछे जाता है। तो जब अब वो शेर पीछे गया तो फैमिली की सपोर्ट कैसे थी इस पूरे जर्नी में, बिकॉज आप 2022 से आपने जर्नी स्टार्ट की है एंड 2025 तक जॉब भी मेंटेन करनी, घर भी मेंटेन करना, आपकी शादी हुई है तो उसको भी मेंटेन करना। सो हाउ वाज द सपोर्ट ऑफ द फैमिली? हाँ सर, इस चीज पे आई बिलीव कि लाइक भगवान ने मुझे काफी किस्मत दी है। मेरे घर वाले सब काफी सपोर्टिंग है। लाइक मेरे पापा बहुत सपोर्टिंग है हमेशा। मतलब मोटिवेशन मुझे काफी उनसे ही मिलती है। वो मुझे हमेशा ऐसे मोटिवेट करते रहे थ्रू आउट द जर्नी। जब मेरे एग्जाम्स नहीं भी क्लियर हुए और कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आता था तो मेरे से ज्यादा एक्साइटेड हमेशा वो रहते थे, लुक फॉरवर्ड करते थे कि ये आया है, इसके सीट से देख सकते हो, अच्छा है। कभी प्रेशर नहीं दिया उन्होंने। एट द सेम टाइम मम्मी थोड़ी सी प्लेजेंट की फीलिंग देती थी कि चलो हो गया तो कोई हो गया तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो डिमोटिवेटेड नहीं होना है, तुमने अपना बेस्ट दिया। तो हर किसी का रोल अलग था। लाइक मेरी बहन थी, वो भी मतलब बहुत प्यारी, बहुत सपोर्टिव कि भैया कुछ भी हो हम तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वो एक बहुत बहुत ज्यादा लाइक लविंग सपोर्ट मिला। मेरी की शादी हुई है तो वाइफ भी मेरी काफी लाइक अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव रही कि आप प्रिपेयर करो, मेरे तरफ से जो सपोर्ट होता है वो मैं एक्सटेंड करूंगी। तो इन चारों लाइक ये चारों मेरे बेसिकली फाउंडिंग लाइक पिलर्स, स्ट्रेंथ, इन्होंने सपोर्ट किया। तो जितनी ये सक्सेस आज मेरी है मैं डेफिनेटली कहूंगा कि ये इनकी भी इतनी ही है उसमें रोल। और इनकी सक्सेस, इनके बगैर मैं लाइक सोच भी नहीं सकता था कि आई कैन मेक इट। और बीच में मेरी जर्नी में काफी अप्स एंड डाउन्स रही। तो मैं अपने जो ऑफिस की भी टेबल है उस पर एक कोटेशन लिख करके रखता था। वो एक कि लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो वो मैं देखता था, कभी भी मुझे लो फील होता था तो मैं उससे मोटिवेटेड रहता था कि चलो ठीक है, जर्नी लंबी हो सकती है पर यादगार रहेगी। और इस बार जब मैं इंटरव्यू में अपियर होकर के लिए आया तो मैंने अपनी फैमिली मेंबर से डिस्कस किया कि अब मुझे ऐसा कम्प्लीटली ऐसा फील होता है। उस समय रिजल्ट भी नहीं आया था कि नाउ आई हैव बिल्ड माई सेल्फ अप टू दैट लेवल जहाँ पे मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। मैंने वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली है। मैंने वो नॉलेज इम्बाइब कर ली है। मैंने वो इमोशनल इंटेलिजेंस, वो कामनेस, वो पर्सनालिटी अपने अंदर बिल्डअप किया है ग्रेजुअली। ये जो आपने बताया कि 2022 से 25 वाली जर्नी मेरे लिए काफी ज्यादा वैल्यूबल और मतलब
एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। मेरी पर्सनालिटी भी काफ़ी बिल्ड हुई एज अ पर्सन। आई से कि मैं जो 2022 में जो अटेम्प्ट दे रहा था, जो 1 महीने में मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए सोच करके चला था, और जो मैं आज हूँ, तो इट्स लाइक बहुत बहुत अच्छी जर्नी रही है। और ये 4 पिलर्स के अलावा लाइक मतलब आई फील कि दीज आर माई ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड इटसेल्फ, तो इससे मैं ये कर पाया। आई एम वेरी हैप्पी। सो व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग नाउ, बिकॉज आपने अपना जो गोल था जिससे आप चले थे 2022 में, वो तो अचीव हो गया। नाउ व्हाट्स द थिंग फर्दर नाउ? Sir, next thing is that कि I believe कि every ending is a start to a beautiful beginning. So अभी तो लाइक जर्नी शुरू हुई है। अभी आप वहाँ जस्ट एंटर किए हो जहाँ आप सोचे थे जाने का। तो अभी बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारे आपकी ख्वाहिशें होती है कि आप कंट्रीब्यूट कर पाओ सोसाइटी को, या इवन इकोनॉमी को, या अपने देश के प्रति जो आपने गोल्स बना के रखे हैं। तो मेरे लिए तो ये बस एक जर्नी की शुरुआत है। अभी मैंने फर्स्ट स्टेप मैं चेन्नई में लाइक गेट से ट्रेनिंग होने वाली है, तो उसमें रखूंगा। और अभी बहुत काम करने हैं, क्या करने हैं, किस वे में होगा वो नहीं पता, पर ये है कि इन मतलब इन चारों का, फैमिली का हमेशा सपोर्ट रहे हमेशा, और भगवान का आशीर्वाद रहे, तो मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाऊँ आगे भी, और उसका बेनिफिट और लोगों तक पहुंचे। कैंडिडेट्स और जो स्टूडेंट्स जो कनेक्ट करना चाहें, अगर वो कुछ हेल्प ले पाए मेरे, आई बी ऑलवेज हैप्पी। मैं अपना फोन नंबर वगैरह या टेलीग्राम शेयर कर दूंगा आपके इस वीडियो के एंड में, सो दैट टाइम टू विच दे कैन कनेक्ट। और आगे फिर जब आगे में जब जाऊंगा तो वहाँ पे जो मेरे से बेस्ट पॉसिबल होगा, क्योंकि सर मेरे लिए तो ये जर्नी बहुत नई रहेगी। बैंकिंग इंडस्ट्री भी है और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, तो अभी डिपार्टमेंट वगैरह भी मिलेंगे। तो पहला तो गोल ये है कि अच्छे से लर्न करना, और फिर इसके बाद जो मैं बेस्ट लेवल। सो इट वॉज रियली रियली नाइस टॉकिंग टू यू अक्षत। ठीक है, आई होप कि जो आपने सोचा है और जो आप आपका नेक्स्ट विजन है, सो आई रियली रियली विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर ऑल्सो अक्षत। Thank you. Thank you so much. I would also like to extend my thankfulness to EduTap team for conducting this session, as well as the help that I have got from them in the past. आपके भी काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम के सेशन मैंने देखे हैं। तो मैं थोड़ा रीडिंग वाला पर्सन ज़्यादा हूँ, तो मैं थोड़े डॉक्यूमेंट से ज़्यादा पढ़ने पे बिलीव करता हूँ, पर सेशन बहुत हैंडी हो जाते हैं जब एग्जाम नज़दीक और आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो फिर सेशंस वगैरह काफ़ी लाइक आफ्टर रिविजन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू बी हियर टुडे। थैंक यू बड़ी, थैंक्स अ लॉट।